हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अनचेन्ड वॉइस। तो दोस्तों, आजकल एक ट्रेंड चला है। ट्रेंड ये है कि हर कोई ट्रेडर बनना चाहता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ट्रेडिंग आसान है। वैसी कौन सी विशेषताएं हैं जो एक सफल ट्रेडर को एक सफल ट्रेडर बनाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या ट्रेडिंग आसान है। तो इस क्वेश्चन पे जाने से पहले हम देखेंगे रिस्क रिटर्न प्रोफाइल वेरियस एसेट क्लासेस का। तो आपका अगर निवेश एफडी बॉन्ड्स में है तो जोखिम भी कम है और रिटर्न भी कम है। आगे चलते हैं, रियल एस्टेट में जोखिम थोड़ा बढ़ जाता है और रिटर्न भी आपका बढ़ जाता है। फिर आता है स्टॉक्स। स्टॉक्स आप देख सकते हैं कितना जोखिम भरा एसेट क्लास है और रिटर्न भी अच्छा है इसमें। फिर आता है डिराइवेटिव, जो कि आपका फ्यूचर और ऑप्शंस है, बहुत फेमस है आजकल। और फाइनली क्रिप्टो करेंसी आता है, जो कि सबसे ज्यादा जोखिम भरा निवेश है। तो इस ग्राफ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग एक जोखिम से भरा बिजनेस है। स्टॉक ट्रेडिंग इज अ रिस्की बिजनेस। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है, तो ये बात हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि हम एक रिस्की बिजनेस में डील कर रहे हैं। अब आते हैं कि दुनिया में जितने भी प्रो ट्रेडर हैं, एक सफल ट्रेडर हैं, कि उनका दिमाग एक फ्रेमवर्क में काम करता है। दुनिया में कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो, वो स्कैल्पर्स हो सकते हैं, इंट्राडे प्लेयर्स हो सकते हैं, स्विंग प्लेयर हो सकते हैं, पोजिशनल हो या मोमेंटम प्लेयर हो, उनका दिमाग एक फ्रेमवर्क में काम करेगा। उसे हम नाम देते हैं स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का। और जो पॉइंट इस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के अंदर आती है वो है एनालिसिस एंड सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट। रिमेंबर कि हम लोग एक रिस्की बिजनेस में है, तो रिस्क जोखिम को हमेशा मैनेज करके चलना है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सेकंड नंबर पे है। और फाइनली उनका साइकोलॉजी, वो किस प्रकार चीजों को देखते हैं, सोचते हैं, उनका अप्रोच क्या है। अगर वेटेज देना हो तो 20% एनालिसिस और सेटअप पार्ट को दिया जा सकता है, 30% रिस्क मैनेजमेंट को दिया जा सकता है, और दोस्तों 50% साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग को जाता है। और ये जो स्किल है, ये तीनों स्किल्स टाइम के साथ एक ट्रेडर डेवलप करता है। सबसे पहले वो एनालिसिस और सेटअप सीखेगा, फिर वो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानेगा और सीखेगा, और फाइनली एक ट्रेडर के लाइफ में वो टाइम आता है जहां वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ट्रेडिंग का जानता है और समझता है और सीखता है। तो टाइम के साथ लर्निंग कुछ इस प्रकार होती है, पहले एनालिसिस, फिर रिस्क मैनेजमेंट और फाइनली साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग। अब जैसा कि हम जान गए हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है, और हम ये भी जान गए हैं कि दुनिया में जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं, जिसमें एनालिसिस और सेटअप है, रिस्क मैनेजमेंट है और ट्रेडर्स साइकोलॉजी शामिल है। अब हम देखेंगे एनालिसिस और सेटअप के बारे में। आपको बता दूं, ये केवल और केवल 20% है हमारे फ्रेमवर्क के पार्ट का। तो कोई भी स्टॉक हो, उसके पीछे एक कंपनी है, और उस कंपनी या स्टॉक को एनालाइज करने का मूलतः दो तरीका होता है। पहला फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। और कोई कोई ट्रेडर दोनों फॉलो करते हैं, जिन्हें हम टेक्नो फंडामेंटल एनालिस्ट या ट्रेडर कहते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में
हम एनालाइज करेंगे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, और बहुत तरीके के फाइनेंशियल रेशियोज है, कंपनी मैनेजमेंट और वैल्यूएशन मॉडल्स है। जब हम किसी कंपनी को टेक्निकली स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तब हम इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस या कैंडलस्टिक पैटर्न का सहारा लेते हैं। अब इस एक्सरसाइज को करने का दो अप्रोच है। पहला अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच, दूसरा अप्रोच बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में हम पहले इकोनॉमी के बारे में देखते हैं, इकोनॉमी की माइक्रोज के बारे में देखते हैं, फिर इंडस्ट्री या सेक्टर ग्रुप को देखते हैं और फाइनली उस स्टॉक को देखते हैं। और ठीक उल्टा बॉटम अप अप्रोच में पहले हम लोग स्टॉक को देखते हैं, फिर एक इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं और फाइनली इकोनॉमी का हेल्थ देखते हैं। और उस मैक्रोज को स्टडी करने का तरीका है इकोनॉमी की जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज देखी जाती है। अब प्रश्न यह है दोस्तों कि हम किसी स्टॉक को एनालाइज क्यों कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है किसी स्टॉक को एनालाइज करने के पीछे। तो मकसद बहुत ही सिंपल है। हम एक सिस्टम, एक सेटअप, एक स्ट्रेटेजी अपने लिए डेवलप करना चाहते हैं जो हमें मार्केट में एज दे दूसरे के अगेंस्ट। तो कैसे अंजाम देंगे, कैसे वो सिस्टम हम डेवलप करेंगे? तो उसका तरीका है प्रोबेबिलिटी स्टैकिंग। अब मैं आपको बता दूं, मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है, कोई भी आउटकम रैंडम है, कुछ भी हो सकता है। आपको प्रॉफिट मिल सकता है आपके ट्रेड में या आपको लॉस मिल सकता है, आप ये नहीं जान पाओगे। तो हम लोग एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच ले सकते हैं, और उस प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को लेने के लिए हम प्रोबेबिलिटी स्टैकिंग करते हैं। पर्सनली मैं प्रोबेबिलिटी स्टैकिंग इस तरह करता हूं। मैं फंडामेंटल्स में 3 चीज पे ध्यान देता हूं, और वो 3 चीज है कंपनी की सेल्स, अर्निंग्स और ग्रॉस मार्जिन। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मैं अपना प्रोबेबिलिटी स्टैकिंग इस तरह करता हूं, सेल्स, अर्निंग, ग्रॉस मार्जिन। अब आता है टेक्निकल पॉइंट। तो टेक्निकलिटी में मैं कुछ इंडिकेटर्स लगाता हूं अपने चार्ट पे, जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गया, वॉल्यूम हो गया, एडीआर हो गया। फिर मैं इंडिकेटर्स में एडीआर, आरएस, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम ये लगाता हूं, और फाइनली मैं एक चार्ट पैटर्न के फॉर्मेशन का वेट करता हूं। क्या वो कप विथ हैंडल बना रहा है, क्या वो हेड एंड शोल्डर बना रहा है क्या हमारा चार्ट, मैं उस चीज का वेट करता हूं। तो चार्ट पैटर्न्स, ये 3 चीज मिलाकर मैं एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच लेता हूं, मैं एक प्रोबेबिलिटी स्टैकिंग करता हूं। अब हम वो प्रोबेबिलिटी स्टैकिंग क्यों करते हैं? हम वो प्रोबेबिलिटी स्टैकिंग इसलिए करते हैं ताकि जो रिजल्ट हो, आउटकम हो, हमारे फेवर में हो, फॉर अ फेवरेबल आउटकम। अब जब हमारा रिजल्ट हमारे फेवर में होगा, तब जो हमारा एवरेज गेन होगा, हमारा जो मुनाफा होगा ट्रेड में, वो हमारे एवरेज लॉस से ज्यादा होगा। एक कैलकुलेटेड रिस्क आप लोगे, एक कैलकुलेटेड अप्रोच लोगे एक सही प्रोबेबिलिटी के साथ, तो हमेशा आपका ट्रेड आपको गेन देगा ज्यादा नंबर ऑफ टाइम रादर देन लॉस देने के बजाय। तो जब हमारा एवरेज गेन हमारे एवरेज लॉस से ज्यादा है, तब हमें एक कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलता है। अब जब हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट मिल गया, तब कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड, यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर नाउ। अब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। लेकिन क्या एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना आसान है? वो भी एनालिसिस और सेटअप करके, जो कि 20% हिस्सा है हमारे फ्रेमवर्क का। तो
ये इंपॉर्टेंट रोल जरूर प्ले करता है हमारे एक सफल ट्रेडर बनने में, लेकिन ये कोई सर्टेनिटी आपको नहीं देगा कि आप एक सफल ट्रेडर बन ही जाओगे। नहीं तो जितने भी अकाउंटेंट्स हैं इस दुनिया में, सारे के सारे अकाउंटेंट्स एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहते। अब जब आप शुरू कर रहे हो ट्रेडिंग, तो आपको एक स्टाइल फॉलो करना है। या तो आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो, या तो आप ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग करो, मीन रिवर्जन करो, प्राइस एक्शन करो, या फिर मोमेंटम करो। एक स्टाइल आप अपने लिए चुनो। आपको मैं बता दूं, ट्रेडिंग में आप कम चीज जानो और अच्छे से जानो, रादर देन बहुत चीज, बहुत सारा नॉलेज लेने आप ले लिए और उसको इम्परफेक्टली ले लिए। तो बहुत सारा नॉलेज लेने से बेहतर है आप कम नॉलेज लो और उस पर अपना ग्रिप पूरी तरीके से रखो। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिस्टिक गेम है। ट्रेडिंग में कोई सर्टेनिटी नहीं है कि अब यही होगा, अब मुझे प्रॉफिट ही मिलेगा, मुझे बार बार हमेशा प्रॉफिट ही मिलते रहेगा। ऐसा कोई सर्टेनिटी ट्रेडिंग में नहीं होता। तो हमें क्या करना है जिससे हमारा पैसा सुरक्षित रहे, हमारा निवेश सुरक्षित रहे? तो उसके लिए हमें रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, जो कि हमारे प्रो ट्रेडर के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का 30% है। तो हम क्या करें जो हमारा रिस्क मैनेज हो? तो उस टॉपिक पे जाने से पहले हम एक टेबल देखेंगे। ये टेबल हमें देखना है और अपने दिमाग में बिठा लेना है। ये टेबल हमें कहता है कि अगर कोई ट्रेडर है और उसका 5% लॉस हो चुका, तो उसे 5.26% लगेंगे ब्रेक इवन के लिए, वहां पे वापस पहुंचने के लिए उस लेवल पे। उसी तरह अगर किसी ट्रेडर का 10% गिरावट है उसके पोर्टफोलियो में, तो उसे 11% लगेंगे उसे ब्रेक इवन पे पहुंचने के लिए। अगर किसी ट्रेडर का 50% लॉस है, तो उसे 100% रिकवर करना होगा अपने ब्रेक इवन के लिए। और खुदा न खास्ता कोई ट्रेडर अगर 90% के लॉस में चला गया, तो उसे 900% लगेंगे वापस अपने ब्रेक इवन पे आने के लिए। तो अगर इस ड्रॉडाउन से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इस टेबल को हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि हमें ड्रॉ डाउन नहीं लेना है अपने ट्रेड में। जितना भी हद तक हो सके हमें ड्रॉ डाउन से बचना है, और स्पेशली ज्यादा ड्रॉ डाउन से, क्योंकि देखिए ड्रॉ डाउन जियोमेट्रिकली आपके अगेंस्ट है। जितना लॉस होगा उतना ही रिकवर करना मुश्किल होगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमेशा आप स्टॉप रखें अपने ऑर्डर्स पे। स्टॉप लॉस इज मस्ट। अगर आप ट्रेड कर रहे हो बिना स्टॉप लॉस के, तो आज न तो कल आपका अकाउंट ब्लो ऑफ होगा, आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा, आपके पास पैसे नहीं बचेंगे ट्रेडिंग के लिए। तो हमेशा अपने ट्रेडिंग प्रिंसिपल में जोड़ना है कि हमेशा आपको स्टॉप लॉस रखना ही रखना है अपने ट्रेड पे। यह भी देखा गया है कि बहुत सारे ट्रेडर्स तो प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन उसे बुक नहीं कर पाते हैं, वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये क्यों होता है? तो इसका होने का रीजन है कि उनका कोई फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट नहीं है उनके माइंड में। अगर आप ट्रेडर हो एक, तो आपके दिमाग में हमेशा आपका रिस्क और रिवॉर्ड सेट रहना चाहिए। जैसे कि अगर मैं किसी ट्रेड पे 5 रुपया का जोखिम उठा रहा हूं, तो मेरे दिमाग में सेट है कि मुझे 15 पे बाहर जाना है, मतलब मुझे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। अगर कोई ट्रेडर है, उसे पता है कि अगर मैं 5 रुपया जोखिम में डाल रहा हूं तो मुझे 20 रुपया कमाना है, तो उसे पता है कि हाँ वो एक 1:4 और 4 आवर ट्रेडर है वो।
1 रुपया लगा रहा है तो 4 रुपया वो लेके उठेगा। तो ये आपके दिमाग में फिक्स रहना चाहिए कि आप कितना जोखिम में डाल रहे हो और कब आपको सौदा बुक कर लेना है। आगे हम देखेंगे कि जब हमने बात की थी एनालिसिस की और सेटअप की, तो हमने देखा था एक टर्म प्रोबेबिलिटी स्टैकिंग। ट्रेडिंग में कुछ सर्टेन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग हर चीज एक प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो कोई भी सिस्टम हो दुनिया का, वो कभी ना कभी फेल करेगा ही। कोई भी सिस्टम एवरग्रीन नहीं है मार्केट में, हर बार नहीं चलता है, वो फेल होता ही है कभी ना कभी। तो इसके लिए आप ये जान लो कि आपका सिस्टम या तो आपको 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80% तक आपको गारंटी दे सकता है। तो अगर आपका 20% गारंटी दे रहा है सिस्टम, आपका बैटिंग एवरेज जिसे कहते हैं, बैटिंग एवरेज 20% है, तो आपको एक 5:1 ट्रेडर मतलब 5R ट्रेडर होना पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। उसी तरह अगर आपका सिस्टम 40% की गारंटी दे रहा है, तो आपको एक 1:2 2R ट्रेडर होना पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। उसी तरह अगर आपका कोई सिस्टम है, आपने प्रोबेबिलिटी स्टैकिंग किया, आपने एनालिसिस किया, एक सेटअप बनाया अपने लिए, और आप देख रहे हो कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो 6 ट्रेड में आप पॉजिटिव हो, 6 ट्रेड में आपका प्रॉफिट आ रहा है, तो वो 60% विनिंग रेट आपका प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम। बैटिंग एवरेज 60%। तो अगर आप 1:1 1R ट्रेडर भी हो, तो वो पोजीशन आपका प्रॉफिट में रहेगा। तो ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लेना, अपने दिमाग में डाल लेना। ये टेबल और ये टेबल आपको ट्रेडिंग के इस गेम में बहुत आगे लेके जा सकता है। तीसरा बात, जब हम आते हैं ट्रेड करने, तो हम एक पोजीशन लेते हैं। मान लीजिए हम 1 लाख रुपया लेके आए ट्रेडिंग के लिए, और हम आए 5,000 का पोजीशन लिए, और उस पोजीशन में हमें लॉस हो गया। फिर हमने देखा कि लॉस हो गया, लेकिन मुझे अपना रिस्क मैनेज करके रखना है, मैनेज करके चलना है, एक सोचा समझा रिस्क लेना है। तो फिर हम 5,000 रुपया डाले उसमें अपने ट्रेड में। फिर हमने देखा कि वो भी पोजीशन मेरा लॉस हो गया। तो अब दो टाइम आपका लॉस हो गया, तो तीसरे टाइम आप क्या करेंगे? बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं कि तीसरे टाइम 5,000 का रिस्क ना लेके वो 10,000 का जोखिम ले लेते हैं, और इसे कहते हैं एवरेजिंग डाउन। मतलब आप उल्टा कर रहे हो, आपका लॉस हो रहा है तो उस सौदे को काट के नहीं, आप उस सौदे में घुसे जा रहे हो, एक चक्रव्यूह में आप चलते चले जा रहे हो, जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो हमें यह गलती नहीं दोहराना है, और कभी उस चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। हमेशा हमें अपने गेन्स को एवरेज करना है, एवरेज अप। अगर आपका कोई पोजीशन है, 5,000 का जोखिम आपने किसी ट्रेड पे लगाया, और वो 5,000 7,000 हो गया, आप देख रहे हो 7,000 हो गया, और फिर मेरे सेटअप का हिस्सा है, फिर मेरे सेटअप में आ रहा है, मेरा जो प्रोबेबिलिटी है वो कह रहा है कि फिर मैं यहां पोजीशन बिल्ड कर सकता हूं, तो आपको फिर वहीं पे 5,000 का जोखिम ले लेना है, और इसे एवरेज अप करते जाना है। तो इस तरह अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो करो, रिस्क रिवार्ड फॉलो करो, और प्रॉपर पोजीशन साइजिंग फॉलो करो, तो आप इस ट्रेडिंग के गेम में बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन हाँ, ये रिस्क मैनेजमेंट, एक वो सीरीज था ना जिसमें वो कहता है कि रिस्क से रिस्क, तो बात रिस्क से रिस्क का नहीं है फ्रेंड्स, बात है रिस्क मैनेजमेंट से रिस्क का। इफ यू वांट टू फॉल इन लव, देन फॉल इन लव विथ रिस्क मैनेजमेंट। ओके, दिस विल ब्रिंग सक्सेस टू यू, और ये आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है, और हमने देखा
कि जितने भी प्रो ट्रेडर्स हैं इस दुनिया में वो एक मेंटल फ्रेमवर्क के हिसाब से सोचते हैं, और उनका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो है उसमें एनालिसिस और सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडर्स साइकोलॉजी आता है। अब हम ट्रेडर्स साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि साइकोलॉजी 50% वैल्यू रखता है इस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का। तो साइकोलॉजी कितना महत्वपूर्ण है ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट ड्राइव्स दिस वर्ल्ड? ये दुनिया क्या चला रही है? पहला ऑप्शन है इमोशन और दूसरा ऑप्शन है पैसा। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कोई भी ट्रेड हो, कोई भी ट्रेड हमने लिया तो एक हिडन इमोशन होता है उसके साथ, और वो इमोशन है होप का, आशा का। हम आशा करते हैं कि ये ट्रेड हमारे फेवर में हो और हमें प्रॉफिट मिल जाए। सबके साथ होता है ऐसा। तो मान लीजिए कि हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल है, हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल है, लेकिन हमारे दिमाग में एक फिक्स रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं है। हमें पता नहीं है कि हमें निकलना कब है इस ट्रेड से। तो एक इमोशन है लालच का। तो लालच आ जाता है क्योंकि आपको लगता है ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, स्काई इज द लिमिट, ये जाते जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। और अगर कोई ट्रेड लॉस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, तो आपको फियर आने लगता है, आपको डर लगने लगता है कि मेरे पैसे लग रहे हैं। तो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट टाइट स्टॉप आपने नहीं रखा है, आपको फियर लगेगा ही, आपको डर लगेगा ही, कोई रोक नहीं सकता है उस चीज से। तो ये ग्रीड, लालच, फियर और होप, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब इमोशन है हमारा भावना। और ट्रेडिंग में भावना के लिए कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो रूम फॉर इमोशन इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आपका इमोशनल कोसेंट आपके आईक्यू से ज्यादा होना चाहिए, और यही चीज ट्रेडिंग को बहुत मुश्किल बना देता है। तो इसलिए आपको हमेशा इमोशनली डिसिप्लिन रहना है दोस्तों। यू हैव टू बी इमोशनली डिसिप्लिन। और एक बात है, अगर आपका साइकोलॉजी साउंड है, आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग है, तभी आप एक स्ट्रांग रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो कर पाएंगे। अगर आपका साइकोलॉजी मजबूत नहीं है, शार्प नहीं है, तो रिस्क मैनेजमेंट आपसे नहीं हो पाएगा। सिंपल सा बात है। ट्रेडिंग में कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट गिर सकता है, बढ़ सकता है, कोई नहीं जानता है, अनसर्टेन है, कोई देख नहीं सकता है फ्यूचर को। नोबडी कैन फोरसी द फ्यूचर। व्हाट वी कैन डू, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग प्रोबेबिलिटी में सोच सकते हैं। तो हमेशा आपको एक प्रोबेबिलिटी में सोचना है। कुछ भी हो सकता है। और एक होता है रिजिडिटी कि हाँ अब यही होगा, मैंने जो कहा वही होगा। तो अगर आप इस तरह से सोचते हैं, आपका मेंटल फ्रेमवर्क इस तरह से काम करता है, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग में हमें एक फ्लेक्सिबल अप्रोच चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए अपने सोच में। सोच को स्वतंत्र रखना है किसी आउटकम से। अगर आउटकम आपके फेवर में नहीं हुआ तो भी आपको इफेक्ट नहीं हो, आउटकम आपके फेवर में है तो भी आप पे कुछ असर नहीं हो। इस तरह अपना पर्सनैलिटी डेवलप करना पड़ेगा अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है तो। और फाइनली, हर ट्रेड से पहले आपको एक प्लानिंग करना है कि हाँ
मुझे इसी प्लान पे काम करना है, मुझे पता है कि कब मुझे ट्रेड में जाना है, कब मुझे ट्रेड से निकलना है। यू हैव टू प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तभी एक साउंड साइकोलॉजी ट्रेडिंग के लिए आप डेवलप कर पाएंगे। एक एग्जांपल है दोस्तों, अगर बचपन में किसी को एक डॉगी ने काट लिया तो उसके अंदर एक फियर डेवलप हो जाता है कि हर एक डॉगी खतरनाक है, डेंजरस है उसके लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, रियलिटी ऐसा नहीं है। हर डॉगी, बहुत सारे डॉगी फ्रेंडली भी होते हैं। तो सेम उसी तरह ट्रेडिंग में भी अगर एक बार आउटकम आपका आपके अगेंस्ट चला गया तो आपको लगता है कि सारा आउटकम मेरे अगेंस्ट ही जाएगा, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, इस तरह का मेंटालिटी डेवलप हो जाता है, जो कि एक गलत मेंटालिटी है। ऐसा है नहीं। आप अगर अपने साइकोलॉजी पे काम करोगे अच्छे से तो आप ट्रेडिंग के दुनिया में बहुत आगे जा सकते हो। और ये एक ओवरव्यू है, ये एक ब्रीफ डिस्कशन है, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। तो जितनी भी चीजों पे मैंने बात की है, या वो एनालिसिस और सेटअप हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, साइकोलॉजी हो, ये सब एक ब्रीफ डिस्कशन है। आपको एक ट्रेडर बनना है तो हर पहलू पे आपको काम करना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा, एनर्जी, डेडिकेशन, सब कुछ देना पड़ेगा। कोई भी गुरु, कोई भी टिपर आपको ट्रेडर नहीं बना सकता है जब तक आप नहीं बनना चाहोगे अंदर से ट्रेडर। तो इट्स ऑल अप टू यू, ये सब आप पे है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।